गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे होंगे, नोट्स कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि यूटेट, सीटेट, यूपीटेट सबके फॉर्म निकल चुके हैं, सबके फॉर्म भरे जा चुके हैं और एग्जाम होंगे नवंबर दिसंबर में। तो आपको क्या करना है, अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और अपनी एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो हम क्या करेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, परिवार एवं मित्र पढ़ा था, उसके बाद संबंध, उसके बाद कार्य एवं खेल, फिर पौधे, फूल, पत्तियाँ, सारी चीज़ें हमने उस चैप्टर में कंप्लीट कर ली है। अब हमें क्या पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चंस है वो किस फॉर्म में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज का हमारा कोड क्या है कि हर कोशिश हमें कुछ नया सिखाती है। बिल्कुल सही बात है, जितनी बार कोशिश करेंगे उतनी बार इम्प्रूव होगा, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। हर कोशिश हमें कुछ नया सिखाती है, हर असफलता एक नई राह दे जाती है। कहते हैं ना, जब असफल हो गए कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अगर असफलता मिली है तो कुछ ना कुछ कमी हुई होगी ना, तभी तो असफलता मिली है। तो उस कमी को दूर करना है, सुधार करना है उसमें। हर असफलता एक नई राह दे जाती है। जो समेटता है इनको एक साथ, जो इन सारी चीज़ों को एक साथ समेटेगा, वो क्या करता है, कामयाबी एक दिन उसके कदम छू जाती है। बिल्कुल सही बात है, जो इन सारी चीज़ों को एक साथ समेटेगा कि असफलता मिली तो और इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा कि एक ना एक दिन उसे कामयाबी जरूर मिलेगी, कामयाबी एक ना एक दिन उसके कदम जरूर छू लेगी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि हर कोशिश हमें कुछ नया सिखाती है, हर असफलता एक नई राह दे जाती है। जो समेटता है इनको एक साथ, कामयाबी एक दिन उसके कदम छू जाती है। इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आप क्वेश्चंस मेरे साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को, यहाँ पे जितने क्वेश्चन हम आज की क्लास में कर सकते हैं उतने करेंगे, फिर बाकी के बचे हुए क्वेश्चन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमने थ्योरी पढ़ी है उससे एग्जामिनर हमें किस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन का भी पता होना चाहिए और हमारी थ्योरी भी, हमारा बेस भी क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, आप मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है परिवार कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था ना, 2 प्रकार के। कौन कौन सा? एकल परिवार, सिंगल फैमिली, और दूसरा संयुक्त परिवार। दूसरा कौन सा था? संयुक्त परिवार, यानी जॉइंट फैमिली। तो परिवार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट से नोट डाउन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जिस परिवार में, दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, जिस परिवार में दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची और परिवार के अन्य सदस्य, और परिवार के सभी सदस्य, परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं, वह कैसा परिवार होता है? उस परिवार को क्या कहते हैं? जॉइंट फैमिली कहते हैं, यानी संयुक्त परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार। फटाफट से आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, किसी परिवार को नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे,
परिवार की एक मिनट सॉरी, परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य क्या है? परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य क्या है? तो परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य है मानव का सामाजिक प्राणी होना। क्या है? मानव का सामाजिक प्राणी होना आधारभूत तथ्य है। मानव का सामाजिक प्राणी होना। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल फैमिली और जॉइंट फैमिली। सिंगल फैमिली में क्या होता है? माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे। जॉइंट फैमिली में क्या होता है? दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ फूफा, उनके विवाहित बच्चे। जब पूरा परिवार मिलके एक साथ रहता है तो उसे क्या बोलते हैं? जॉइंट फैमिली बोलते हैं। ये आई गया यहाँ पे, जिस परिवार में दादा दादी सब रहते हैं उसे संयुक्त परिवार बोलते हैं। परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य क्या है? तो आधारभूत तथ्य है मानव का सामाजिक प्राणी होना। क्या है? मानव का सामाजिक प्राणी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त परिवारों में आश्रित व्यक्तियों की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती। आश्रितों में कौन शामिल है? 4 नंबर पे लिखेंगे संयुक्त परिवार में आश्रितों की देखभाल में, आश्रित मतलब जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, परिवार के वो सदस्य जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। आश्रितों की देखभाल क्या है? में कोई परेशानी नहीं होती। देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती। कोई परेशानी नहीं होती। वो आश्रित कौन कौन से है? आश्रित कौन कौन से है? तो कौन कौन से है वो? एक हमारे जो बुजुर्ग होते हैं घर में, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि हम उनके सारे काम खुद ही करते हैं। ठीक है। तो कौन कौन से? एक होते हैं बच्चे बच्चे क्या होते हैं? दूसरों पर आश्रित होते हैं। और क्या होते हैं? अस्वस्थ व्यक्ति। ठीक है। जो अस्वस्थ व्यक्ति, मान लीजिए कोई बीमार व्यक्ति है घर में, उसकी देखरेख अस्वस्थ व्यक्ति और वृद्ध यानी बड़े बूढ़े। जो संयुक्त परिवार है उसमें आश्रितों की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती। मैंने आपको जब संयुक्त परिवार पढ़ाया था तब उसके लाभ बताए थे ना, कि जो संयुक्त परिवार है उसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं कोई ना कोई उन्हें देख लेता है। लेकिन जो सिंगल फैमिली होती है, अब मान लीजिए घर में एक लेडीज है तो वो घर का सारा काम भी करेगी और क्या करेगी, अपने बच्चों को भी देखेगी। लेकिन अगर जॉइंट फैमिली है तो क्या करेगी, बच्चे को किसी न किसी के पास छोड़ देगी, कोई ना कोई बच्चे को रखेगा, अच्छे से उसका ध्यान रखेगा और घर के सारे काम भी हो जाएंगे। तो वो आश्रित कौन कौन से हैं? एक तो बच्चे हैं, बच्चे दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो उन्हें देखभाल के लिए कोई ना कोई चाहिए। एक अस्वस्थ व्यक्ति है, अस्वस्थ व्यक्ति जो बीमार व्यक्ति है उसे देखभाल के लिए चाहिए, और बड़े परिवार में उसकी देखभाल अच्छे से हो जाती है, कोई ना कोई देख लेता है। और वृद्ध यानी जो बड़े बूढ़े लोग हैं घर में, जो दादाजी दादी जितने भी वृद्ध लोग हैं उनकी देखभाल अच्छे से हो जाती है बड़े परिवार में, क्योंकि घर में बहुत सारे मेंबर होते हैं तो कोई ना कोई उनकी देखरेख कर लेता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, समरक्त संबंध, संबंध बताए थे ना, समरक्त संबंध
का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है। तो किस प्रकार के परिवार में होता है? समरक्त संबंध का जो उदाहरण है वो किस प्रकार के परिवार में लक्षित होता है? परिलक्षित संयुक्त परिवार में, जॉइंट फैमिली में किस प्रकार के नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? नेक्स्ट लिखेंगे 6 नंबर पे, बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ या अध्याय कहाँ से प्राप्त होता है? तो कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से प्राप्त होता है। बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ यानी बच्चा शुरुआत कहाँ से सीखता है? समाजीकरण की जो पाठ होता है उसे कहाँ से सीखता है, या बच्चे का पहला जो प्लेटफॉर्म होता है बच्चा कहाँ से सीखना शुरू करता है? सबसे पहले अपने परिवार से तो सीखना शुरू करेगा ना, तभी तो बाहर समाज में जाएगा, तभी तो बाहर के वातावरण में जाएगा। तो सबसे पहले बच्चा कहाँ से सीखता है? परिवार से सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, प्राथमिक समाजीकरण क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 7 नंबर पे, प्राथमिक समाजीकरण क्या है? प्राथमिक समाजीकरण क्या है? तो क्या है प्राथमिक समाजीकरण? प्राथमिक समाजीकरण है कि शुरुआती आयु में परिवार व मित्रों से सीखना। शुरुआती आयु में परिवार व मित्रों से सीखना। परिवार व मित्रों से सीखना क्या कहलाता है? प्राथमिक समाजीकरण कहलाता है। जो आयु होती है, शुरुआत की आयु, उसमें बच्चा किससे सीखता है? परिवार से सीखता है, और फिर किससे सीखता है? मित्रों से सीखता है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्राथमिक समाजीकरण। ठीक है, प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं। इसे फटाफट से आप नोट डाउन करेंगे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देती हूँ, तब तक आप नोट डाउन कीजिए अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं? एकल परिवार, संयुक्त परिवार 2 प्रकार के होते हैं। दूसरा है जिस परिवार में दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची और परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं वो संयुक्त परिवार होता है। परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य क्या है? मानव का सामाजिक प्राणी होना। संयुक्त परिवार में आश्रितों की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती। वो आश्रित कौन कौन से होते हैं? बच्चे होते हैं, अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं और वृद्ध होते हैं। समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है? संयुक्त परिवार में होता है। बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से होता है। और प्राथमिक समाजीकरण क्या है? शुरुआती आयु में परिवार व मित्रों से सीखना क्या कहलाता है? प्राथमिक समाजीकरण कहलाता है। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए? 7। 8 नंबर पे लिखेंगे फटाफट से। इसे रफ कर देती हूँ मैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे,
कि द्वितीयक जड़ का उदाहरण कौन सा है? द्वितीयक जड़ का उदाहरण क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अब आ जाते हैं हम पौधों पे। द्वितीयक जड़ का उदाहरण, द्वितीयक जड़ का उदाहरण बताइए। क्या है द्वितीयक जड़ का उदाहरण? है घास। घास देखी है ना आपने, तो वो कौन सी जड़ है? द्वितीयक जड़ कहलाती है, घास। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। सब्जी के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला आलू क्या है? सब्जी के रूप में, सब्जी के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला या उपयोग होने वाला आलू क्या है? कहने का अभिप्राय है कि यह जड़ है, तना है, फूल है, पत्ती है, क्या है? तो आलू क्या होता है? तना होता है। तो आप सभी को पता ही है कि हर सब्जी में आलू डाला जाता है, आलू हर सब्जी के साथ उपयोग किया जाता है। तो आलू क्या है? एक प्रकार का तना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। 7 हो गए थे ना, ये 8, ये 9 और ये 10। ठीक है, 10 नंबर पे लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि कली का प्रमुख भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, वह क्या कहलाता है? कली का प्रमुख भाग, कली का प्रमुख भाग छोटी पत्ती की तरह दिखाई देता है, छोटी पत्ती की तरह दिखाई देता है, वह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है बाह्य दल। क्या कहलाता है? बाह्य दल कहलाता है। कली का प्रमुख भाग, कली का जो मुख्य भाग होता है वो एक छोटी पत्ती की तरह दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बाह्य दल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। फूलों की संरचना को ध्यान से देखने पर अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? नेक्स्ट लिखेंगे। फूलों की संरचना को 11 नंबर पे, फूलों की संरचना को ध्यान से देखने पर क्या होता है? फूलों की संरचना को ध्यान से देखने पर अंडाशय के अंदर छोटी 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 गोल संरचनाएं पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? गोल संरचनाएं पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं बीजांड। क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। जो फूलों की संरचना, जब हम फूलों को ध्यान से देखते हैं तो उसके अंदर जो अंडाशय होता है, अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती है, उन संरचनाओं को क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को किस नाम से पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना
जाता है। जो पत्तियों पर निशान बने रहते हैं ना, जाना जाता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं सिरा विन्यास। क्या बोलते हैं? सिरा विन्यास। क्या बोलते हैं? आपने देखा होगा ना पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन। ये मान लीजिए ये पत्ती है ना, ये पत्ती है, ठीक है, और ये डिजाइन बना होता है ना, ऐसे ऐसे लाइन बनी होती है ना, तो इन लाइनों को क्या कहते हैं? इन्हें बोलते हैं सिरा विन्यास। क्या बोलते हैं? सिरा विन्यास बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधे में किस रूप में संचित होता है? पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों में किस रूप में संचित होता है? 13 नंबर पे लिखेंगे पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन, पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन, बनाया गया भोजन किस रूप में संचित होता है? किस रूप में संचित होता है? तो किस रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज के रूप में पौधों में किस रूप में? ठीक है, तो पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों में किस रूप में होता है संचित? पौधों में संचित होता है ग्लूकोज के रूप में, या इसे क्या बोल सकते हैं? सरल शर्करा भी बोल सकते हैं। सरल शर्करा भी बोल सकते हैं ग्लूकोज को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वृक्षों के तने या शाखाओं से निकली हुई विशेष जड़ें किस नाम से जानी जाती है? वृक्षों के तने, साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। वृक्षों के तने तथा तने या शाखाओं से निकली हुई विशेष जड़ें किस नाम से जानी जाती है? वृक्षों के तने, वृक्षों के तने या शाखाएं, नोट डाउन करेंगे आप फटाफट से। वृक्षों के तने या शाखाओं से निकली हुई विशेष जड़ें। वृक्षों के तने या शाखाओं से निकली हुई विशेष जड़ें क्या कहलाती है? निकली हुई विशेष जड़ें क्या कहलाती है? विशेष जड़ें क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? वो कहलाती है अवस्तंभ जड़। क्या कहलाती है? अवस्तंभ जड़ कहलाती है। क्या कहलाती है? अवस्तंभ जड़ कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कि पौधों में कौन सा एक वृक्ष, दूसरा लिखेंगे कि कीट भक्षी पादप जिस पर मृदा उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता? कीट भक्षी पादप ऐसे पौधे जो कीट भक्षी होते हैं, जो क्या कर देते हैं? कीड़ों को खा जाते हैं। ऐसे पौधे जो कीट भक्षी होते हैं, जो कीड़ों को खा जाते हैं, उन पर क्या होता है कि उन पौधों पर, जिस मृदा पर उगते हैं वो पौधे, कीट भक्षी पौधे जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता? तो लिखेंगे 15 नंबर पे कीट भक्षी पौधे, कीट भक्षी पौधे जिस मृदा पर उगते हैं, यानी जिस मिट्टी पर उगते हैं, जिस मृदा पर उगते हैं उस मिट्टी में कौन सा तत्व नहीं होता? उसमें कौन सा तत्व नहीं होता? कौन सा तत्व नहीं होता? तो उस मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं होती। जिसमें जो ऐसे पौधे जो कीटों को खा जाते हैं, कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं, उन पौधों में वो ऐसी मृदा में उगाए जाते हैं, तो उस मृदा या मिट्टी में ऐसा कौन सा तत्व नहीं होता? तो कौन सा तत्व नहीं होता? नाइट्रोजन नहीं होता। नाइट्रोजन नहीं होता। कीट भक्षी पौधे जिस मृदा पर उगाए जाते हैं उस मृदा में नाइट्रोजन तत्व नहीं पाया जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे कि
प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? यहाँ पे लिखेंगे, दिखाई दे रहा है आपको, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? नॉर्मल इजी लैंग्वेज में लिख लेते हैं तो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठीक है, कौन सी है? CO2 है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पादपों के वातावरण में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? कौन सी पौधे कौन से छोड़ते नहीं, कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? ठीक है, अवशोषित यानी सोखना। कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और छोड़ते, ग्रहण कर, जो पौधे हैं वो क्या करते हैं? जैसे इंसान है, मतलब व्यक्ति है, जीव है, वो क्या करता है? ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। और पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं, हमारे वायुमंडल में, हमारे वातावरण में ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, फटाफट से इन्हें नोट डाउन करेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं कि द्वितीयक जड़ का उदाहरण कौन सा है? घास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जी में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला आलू क्या है? सब्जी में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला आलू क्या है? एक तना है। कली का प्रमुख भाग छोटी पत्ती की तरह दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं। फूलों की संरचना को ध्यान से देखने पर अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बीजांड कहते हैं। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें कहा जाता है सिरा विन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों में किस रूप में संचित होता है? तो ग्लूकोज के रूप में संचित होता है या सरल शर्करा के रूप में संचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वृक्षों के तने या शाखाओं से निकली हुई विशेष जड़ें क्या कहलाती है? तो अवस्तंभ जड़ कहलाती है। नेक्स्ट है, कीट पक्षी पौधे जिस मृदा पर उगते हैं, यानी ऐसे पौधे जो कीटों को खा जाते हैं, कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं, वो जिस मृदा पर उगते हैं, जिस मिट्टी पर उगाए जाते हैं, उसमें कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? तो उसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 अवशोषित करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे और क्वेश्चंस क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चंस हो तो फिर मैं आपको पहले से ही क्वेश्चन लिख के रखूँगी और फिर डिफाइन कर दूँगी। आप कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन किस तरह से करने हैं और इसके बाद क्या करेंगे, हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो नए बच्चे जुड़ेंगे, अगर उन्हें पिछली क्लास लेनी है तो प्ले लिस्ट पर जाके सारे सब्जेक्ट, जो जिस भी सब्जेक्ट की वो क्लास लेना चाहते हैं वहाँ से ले सकते हैं। बाल विकास की और पर्यावरण अध्ययन की, हिंदी की, बायोलॉजी की, जिस भी सब्जेक्ट की क्लास लेना चाहते हैं, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में फिर लेके आते हैं नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।